अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो तरीका क्या है मशीन लर्निंग का? मशीन लर्निंग का तरीका ये है कि आप एक डेटा सेट आपके पास पहले से मौजूद होता है। अब मशीन लर्निंग में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन हम आपको जनरल बात कर रहे हैं। तो मशीन लर्निंग में कैटेगरी क्या है कि आप डेटा को लेबल डेटा दे दें इनको। अब बात ये है कि मशीन लर्निंग के अंदर दो तरह की कैटेगरी है, वो बाद में बात होगी जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। आप लोग जिन्होंने लिया है तो वो पढ़ भी लेंगे। अब एक बात है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई हमारी मेरी तबीयत खराब है और मेरी गली में दो क्लिनिक्स हैं। एक क्लिनिक है जिसके पास जिनमें एक डॉक्टर साहब बैठते हैं और उनका 20 साल का तजुर्बा है, और एक क्लिनिक है जिसमें एक नए डॉक्टर बैठते हैं जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपके ख्याल में जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है या जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे किसके पास जाना चाहिए? दोनों के पैसे भी बराबर है। डेफिनेटली, ठीक है। तो इसका जब इसका सब 20 ईयर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लाइफ की ना। तो लाइफ सेविंग की बात हो रही है, ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो सबने 20 ईयर्स क्यों बोला? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उनका डेटा ज्यादा है, उनका डेटा ज्यादा है तो उनकी लर्निंग ज्यादा है, और उनकी लर्निंग ज्यादा है तो उनका आउटपुट भी बहुत अच्छा आएगा। इट इज क्लियर नाउ? लेकिन खैर मैं तो 1 साल वाले डॉक्टर के पास जाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो वहाँ रश नहीं होगा, तो वहाँ से मैं जाके दवाई ले लूंगा फटाफट। खैर, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो 20 ईयर्स वाले का डेटा बहुत ज्यादा है, और उनका मतलब वो कहते हैं ना कि नब्स पकड़ के वो आपकी बीमारी बता देंगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, ठीक है। तो जहाँ खास तौर पे मेडिकल की बात करें, मेडिकल साइंसेज की बात करें, तो वहाँ तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है, जैसे हमें ये बताना है मशीन लर्निंग में कि जो ये रिपोर्ट्स आई हैं इसके बिहाफ पे बंदे को कैंसर है या नहीं है, तो वहाँ हम एरर के चांसेस बहुत कम रखते हैं। जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, वहाँ तो फिर हम उसी पे कॉम्प्रोमाइज उसी पे जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है या जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है। तो ये मशीन लर्निंग है। तो अगर मैं इसी को मैप करूँ कि भाई हमें एक अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम, तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई अटेंडेंस सिस्टम स्टूडेंट का है और फेस के जरिए होगा। आपने देखा ना यूनिवर्सिटी में लगा हुआ बायोमेट्रिक, तो हम अपनी फिंगर से, आप लोग अपने ऑफिस वगैरह में भी जो लोग जॉब करते हैं, तो वो बायोमेट्रिक अगर लगा हुआ है तो फिंगरप्रिंट से आपकी अटेंडेंस हो जाती है, या नादरा के डेटाबेस में आपको पहचान लिया जाता है। क्यों पहचान लिया जाता है? क्योंकि आपका डेटाबेस में पहले से रिकॉर्ड मौजूद है। और ये जो फिंगरप्रिंट है, ये अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि सबके अलग होते हैं। जब आप डेटा इनपुट दे रहे होते हैं, मतलब सिस्टम को सिखा रहे होते हैं कि भाई मैं उस्मान खान हूँ, तो कैसे सिखाते हैं आप उसको? डिफरेंट दफ़ा आप अपनी फिंगर को डिफरेंट दफ़ा इनपुट देते हैं ताकि सिस्टम पहचान ले हाँ ये उस्मान खान है। तो 3 4 5 दफ़ा आप डेटा को इनपुट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग करवाते हैं। ये आप क्या करवाते हैं? ट्रेनिंग करवाते हैं। और जब डेटा इनपुट चले आता है तो आप, जो बंदा आप मशीन यूज़ कर रहा होता है, वो लिख देता है उस्मान खान हैविंग CNIC नंबर दिस एंड फलाना एंड दैट। तो उसके बाद जब आप दोबारा से फिंगरप्रिंट रखते हैं तो वो पहचान लेता है हाँ ये उस्मान खान है। इज इट क्लियर? तो अगर हम अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, अगर हम अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटी के लिए आप क्लास के लिए अटेंडेंस सिस्टम के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरे सिस्टम को पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है वो दिखते कैसे हैं। और दिखते कैसे का मतलब है उनका डेटा मौजूद होना चाहिए। तो हमने एक काम किया, सारे स्टूडेंट की एक एक पिक्चर डेटाबेस में डाल दी। मतलब पिक्चर्स डाली तमाम स्टूडेंट की एक एक, और सिस्टम को बता दिया कि भाई ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। अब सिस्टम आता है, अब मैं चेक करता हूँ सिस्टम को। ये मैंने ट्रेनिंग करवाई, अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अब मैं 40 के 40 स्टूडेंट को बोलता हूँ एक एक करके क्लास में आओ, तो मेरा सिस्टम ना 40 में से 35 स्टूडेंट सही प्रेडिक्ट करता है, 5 में गलती कर जाता है। 5 को वो सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। एल्गोरिथम कोई सा भी हो सकता है, मैं आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ML का। तो अब सिस्टम प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि भाई ये कौन था। उसका रीजन क्या हो सकता है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। आपने उसको एक एक पिक्चर दी है। इट माइट बी पॉसिबल कि उन पिक्चर्स के अंदर 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट एक जैसे दिखते हो। इट्स नॉट अबाउट ट्विंस, इट्स अबाउट कि भाई इट माइट बी पॉसिबल कि वो फीचर्स जो वो निकालने की कोशिश कर रहा है, जो फीचर्स वो निकालने की कोशिश कर रहा है, उन फीचर्स में हो सकता है कि भाई जिस एंगल से मैंने तस्वीर खींची है उस एंगल से तुम और मैं एक जैसे दिखते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
चीजों को रिकग्नाइज करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है, और मशीन को तो सिखाना है। तो हम ये करेंगे, हमने 5 गलतियां हो गई, अब इनकी परसेंटेज निकाल लो। 40 में से 5 गलतियों का मतलब क्या है? 20%। 20% नहीं, 20% नहीं, 40 में से 5 गलतियों का मतलब है तकरीबन 12.5%। तो ये 12.5% एरर आ रहा है आपके सिस्टम में, इसको आपने खत्म करना है, क्योंकि अटेंडेंस इज अ सेंसिटिव इशू। ठीक है, उसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो हम क्या करेंगे, हम मशीन को दोबारा से ट्रेन करवाएंगे, और हम मशीन को बोलेंगे भाई एक एक पिक्चर से काम नहीं चल रहा, हम तुम्हें हर स्टूडेंट की 5-5 पिक्चर देते हैं, अलग अलग एंगल से खींची हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस इस तरीके से 5। अब हो सकता है अब जरूरी नहीं है कि 5 पिक्चर्स के बाद एरर खत्म हो जाए, 5 पे नहीं हो रहा आप 6-6 कर दे, 8-8 कर दे, 10-10 कर, जब तक आपका एरर 100% नहीं हो जाएगा आप इस डेटा को इंक्रीज कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अटेंडेंस इज अ सेंसिटिव इशू। अगर कोई और चीज होती ना कि कोई प्राइस प्रेडिक्ट करने हैं या मार्क्स प्रेडिक्ट करने हैं, तो चले हम एरर बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इसमें हम एरर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, अब जाहिर सी बात है, जितना डेटा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, यही तरीका है बेटा, वरना एक बंदा बैठा दो गेट पे, वो पहचान ले। इनडायरेक्टली यही तरीका है, अदरवाइज एल्गोरिथम, बिल्कुल बेटा वो एक अलग बात हो गई, मैं ये नहीं कह रहा, पैरामीटर से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है ये चीज। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल शुरू ही इससे की थी ना, कि एक इनपुट है, एक समझाने के लिए एक से की थी। अब अगर 10-10 के बाद भी आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स को कम ज्यादा करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ अगर स्टूडेंट को बताना शुरू करूंगा ना पैरामीटर्स कौन से होते हैं, तो फिर मुझे एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम की बात करनी पड़ेगी, फिर मुझे उनको बताना पड़ेगा कि पैरामीटर्स का मतलब क्या है, फिर वो एक लंबी बात हो जाएगी। हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के लेवल पे मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मोर डेटा वी हैव द मोर वी एक्यूरेट। अब डेफिनेटली इस पे कॉम्प्रोमाइज करना है। आप कितना डेटा बढ़ाएंगे भाई, तो इन बिटवीन रहना होता है, क्योंकि जितना डेटा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मॉडल एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन मोर डेटा मींस मोर कॉम्प्लेक्स। जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ज्यादा सिस्टम भी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत? तो फिर इन बिटवीन रहना पड़ता है। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ डेटा तक आप पहुंच गए, उसके बावजूद अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो फिर एल्गोरिथम की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो एल्गोरिथम आप चूज कर रहे हैं, और उसमें जाहिर सी बातें जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डेटा बढ़ाते रहें, जाहिर सी बात है जब आप डेटा को इंक्रीज करेंगे तो एल्गोरिथम कम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। अब मैं बोलूँ कि मेरे दिमाग में मैं स्टूडेंट को नहीं पहचान रहा, 1 लाख दफा मैं देखूंगा तो पहचानूंगा, तो इसका मतलब मेरा सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा नहीं है कि पैरामीटर्स चेंज नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं फाद, लेकिन आ, अभी लोगों को पता ही नहीं है कि मशीन लर्निंग में बहुत सारे लोगों के कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं, तो पैरामीटर का वर्ड मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा था। ये देखें, फीचर्स की चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी चीज जो सब में होती है वो फीचर नहीं है। एक ऐसी चीज जो सब में होती है, फर्स्ट करें मैं क्लास में ये मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है। अब मैंने देखा भाई असाइनमेंट 1 में तो सबके फुल मार्क्स है, तो ये फीचर नहीं है मेरे लिए। अब मेरी बात समझ गए? क्योंकि ये फीचर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सब में सेम है। तो एक चीज जो एक एक ऐसी चीज जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर सके वो फीचर कहलाता है। गाड़ी में ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिक है, बाइक में ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिक है, तो वो फीचर्स कहलाते हैं। ये रेड कलर पूरा फीचर नहीं है क्योंकि ये रिपीट हुआ है, लेकिन ये गाड़ी की हेडलाइट जो है वो फीचर है क्योंकि ये कम है। ठीक है, तो फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स वो होते हैं जो आपको दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके। भाई किसी का फीचर ये भी हो सकता है कि वो टाइम से यूनिवर्सिटी आता है, किसी का फीचर ये भी हो सकता है कि वो असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करता है। लेकिन अगर एक असाइनमेंट में सबके फुल मार्क्स हैं और प्रोडिक्शन करनी है स्टूडेंट के मार्क्स की फाइनल के, तो असाइनमेंट 1 के मार्क्स एज अ फीचर काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो तो सब में बराबर है। क्लियर हो गई बात? तो फीचर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम ये सिस्टम बना रहे थे इमेजेस का, तो इमेजेस में हम वो फीचर लेंगे जो देखेंगे, एज आ गया ये फीचर हो सकता है, ये टायर आ गया ये फीचर हो सकता है, लेकिन ये रेड रेड पोर्शन जो है पूरा सेंटर में, ये फीचर नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपीट हुआ है।
रेड यहाँ पर भी है, रेड यहाँ पर भी है। इसी तरीके से यहाँ पर कौन कौन सी चीजें फीचर हो सकती है, वो भी अलग अलग एल्गोरिथम है फीचर सिलेक्शन के। अगेन वो फिर अलग ही बात है कि फीचर सिलेक्ट कैसे होता है। अच्छा डीप लर्निंग क्या है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में डीप लर्निंग क्या है? आप लोगों के ख्याल में डीप लर्निंग का मतलब क्या है? जो भी आप डेफिनेशन बताएंगे वो सही होगी, हम उस पर डिटेल में बात कर लेंगे। अब ये जो चीज कर रहा था ना मैं, ये वाली देखें, ये जो पार्ट है, मॉडल बीन ट्रेन बेस्ड ऑन द फीचर, ये जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ये मशीन लर्निंग के अंदर होते हैं। अगर मैं इन मॉडल्स के नाम लूं तो सबसे पहला मॉडल होता है लीनियर रिग्रेशन, एक मॉडल होता है लीनियर रिग्रेशन, एक मॉडल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक मॉडल होता है डिसीजन ट्री, एक होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, एक होता है न्यूरल नेटवर्क्स, एक होता है के नियरेस्ट नेबर, के मींस, डिफरेंट एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट, बहुत सारे एल्गोरिथम हैं। ठीक है, तो अब ये जो मॉडल की चॉइस है ना ये भी वेरी करती है। मशीन लर्निंग में जरूरी नहीं कि एक ही मॉडल लगाएं आप, डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके पास, उनको अलग अलग पढ़ना होता है आपने। उनके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी चीज होती होगी जो एक को दूसरे पे डिफरेंशिएट करती है, तो मॉडल को सिलेक्ट करते हैं आप, फीचर सिलेक्ट करते हैं और मॉडल सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ वापस डीप लर्निंग पे, तो आपके ख्याल में डीप लर्निंग क्या है? आपके ख्याल में डीप लर्निंग क्या है? डेटा को क्लीन करना, जब डेटा ज़्यादा या जाए तो उसके लिए अलग वे ऑफ लर्निंग होगा। कोई और डेफिनेशन है डीप लर्निंग की? सिंपल सी डेफिनेशन सुनना चाह रहा हूँ मैं, डेफिनेटली मैं डिटेल में बात तो करूंगा नहीं। हाँ, पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग है ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना, बिल्कुल सही है, ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना। तो देखिए अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं, डीप लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग की एक सब फील्ड है। मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये डायग्राम देख ले पहले, ये बिल्कुल आखिर में मैंने बताया था, बिल्कुल ह्यूमन मेमोरी को, ह्यूमन ब्रेन की मिमिक करना। तो डीप लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग की सब फील्ड है। मशीन थिंग्स लाइक ह्यूमन ब्रेन यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। हम सिर्फ न्यूरल नेटवर्क पे फोकस करते हैं इसमें। अब न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? वो इंसान के दिमाग की कॉपी है, कि जिस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज देते हैं विद इन अ माइक्रो सेकेंड, पीको सेकेंड, वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज देते हैं, और विद इन अ पीको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड मैं डिसीजन ले लेता हूँ। इसी तरीके से ये कॉपी बनाई जाती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये देखें, ये न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं, और इन दी एंड फाइनल आउटपुट जो प्रेडिक्ट हो रहा है। तो डीप लर्निंग क्या है बेसिकली? डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग की ही सब फील्ड है, लेकिन डीप लर्निंग के अंदर दो चीजों इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि आप डेटा देते हैं काफी सारा, लार्ज लार्ज अनलेबल्ड डेटा, डेटा लेबल नहीं हुआ होता। हम इतनी सारी इमेजेस दे देंगे सिस्टम को कि उसको पता ही नहीं होगा कि कौन सी इमेज कार की है, कौन सी इमेज बाइक की है, कौन सी इमेज ट्रक की है, कौन सी इमेज साइकिल की है, कौन सी इमेज जहाज की है, कौन सी इमेज वॉट जिस चीज की है। हम सिस्टम को बताते ही नहीं है कि भाई कौन सी चीज किस चीज की है। पहली बात अनलेबल हो गया ये। दूसरी चीज क्या, लार्ज डेटा होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स पे होगा। वो किस पे ट्रेन होगा? न्यूरल नेटवर्क्स पे। बाकी सारा काम वही है, न्यूरल नेटवर्क्स पे ट्रेन होगा। न्यूरल नेटवर्क्स एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, ठीक है। अब अगेन काफी लोग, सारे लोगों को पता तो होगा, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा तो सकता नहीं हूँ। न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ये देखें अभी लेयर्स होती हैं, एक दो तीन चार, इसमें आपको चार लेयर्स दिख रही है। डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, एक दूसरे को मैसेज देते हैं, कोई आगे मैसेज भेजता है, कोई नहीं भेजता, फिर उधर से मैसेज, तो ये आपस में कनेक्शन बने हुए होते हैं। इन सबके पैरामीटर सेट करने होते हैं आपने, इन सबके पैरामीटर, हर हर न्यूरॉन का एक पैरामीटर होता है, और फिर इन दी एंड आपको एक फाइनल आउटपुट मिलता है। तो देखें ये प्रोडक्ट करके बता रहा है फाइनल आउटपुट के, भाई मैं 40% मुझे ये लग रहा है, 5% मुझे ये लग रहा है, 30% मुझे ये लग रहा है, 15% मुझे ये लग रहा है, 10%। तो फर्क क्या है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में? डीप लर्निंग में आप फोकस करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स पे और लार्ज अनलेबल्ड डेटा पर। क्लियर? ये देखें, अब अगर मैं इन दोनों की डेफिनेशन बताऊं तो ये तमाम चीजें सेम है, ये देखें। लेकिन अगर मैं यहाँ फोकस करूं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिस्टम थिंग्स
and learn like human using artificial intelligence, artificial neural network से देखें. The system is able to make prediction on take decision based on the past data. ये मैं आपको कह रहा था कि past data के behalf पे आपका सिस्टम डिसीजन लेता है मशीन लर्निंग में. पास्ट डेटा के बिहाफ पे आपका सिस्टम मशीन लर्निंग में डिसीजन लेता है. लेकिन यहाँ क्या है, ये भी वही काम कर रहा है लेकिन यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. और देखिए फर्क देख लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक चीज की देखिए, परफॉर्मेंस एम्पावर्स विद मोर डेटा. तो ये फर्क है दोनों का. और यहाँ पर देखें आर्टिफिशियल ब्रेन बना हुआ है. तो ये कॉन्सेप्ट है. तो डीप लर्निंग कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पे ही काम कर रहे हैं आप. लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये बेटा कि डीप लर्निंग में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप न्यूरल नेटवर्क पे काम करेंगे और लार्ज डेटा सेट दे सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास न्यूरॉन्स कितने मौजूद है दिमाग में. तो जब आप इंसानी दिमाग की कॉपी करेंगे तो आपको उसके लिए उतना ही डेटा चाहिए जितना इंसान के दिमाग में. 1980 में एक मीम देख रहा था, 1985 की मीम थी जिसमें लिखा हुआ था कि न्यूरल नेटवर्क्स इन 1985 अपना वक्त आएगा. शायद मैंने शेयर भी की थी 1-1.5 साल पहले कि न्यूरल नेटवर्क्स इन 1985 अपना वक्त आएगा. ये तकरीबन 1980s में आ चुके थे लेकिन ये खत्म हो गए थे. ये दोबारा से 2005 के बाद 2004 के बाद ये दोबारा से मार्केट में आए. क्या रीजन है इसका, ये क्यों ऑब्सोलीट हो चुके थे, इनको यूज किया गया लेकिन इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, क्या रीजन लगता है आपको? डेटा वाज ह्यूज, बस यही डिफरेंस है. ठीक है, कि डेटा सेट इनको बहुत ज्यादा चाहिए था और आपकी मशीन जो इतनी फास्ट नहीं थी. बस यही एक आंसर है इसका, कि उस वक्त मशीन इतनी फास्ट नहीं थी और आपका डेटा सेट इसके लिए ज़्यादा बड़ा चाहिए था. तो इनसे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं थे. तो जैसे जैसे आपके सिस्टम कॉम्प्लेक्स हुए, स्पीड बढ़ गई, आपकी जनरेशन चेंज हुई, तो अब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट आ रहे हैं. अब आपको कम से कम इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक रिजल्ट जो चला रहा हूँ वो 5 दिन बाद या 10 दिन बाद रिजल्ट देगा मुझे. बिल्कुल ठीक है, दोबारा से ये चीज़ ऊपर आ गई है. ये देखें, अब एआई में और भी फील्ड्स हैं. ऐसा नहीं है कि भाई एआई में सिर्फ ये मशीन लर्निंग ही है, बहुत सारी फील्ड्स हैं. कुछ फील्ड्स तो आप लोग सुनते भी हैं, कुछ लोग अपने क्लास प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना भी लेते हैं. खास तौर पे एआई के अंदर ही या उससे पहले भी लोग बनाते रहते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो जितनी भी लैंग्वेज से रिलेटेड मामला है, जितनी भी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है किस फील्ड में होती है? एनएलपी में. जितनी भी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है वो किस फील्ड में होती है? एनएलपी में होती है. जितनी भी स्पीच की प्रोसेसिंग होती है इस तरह से, वो सब कुछ एनएलपी में होता है. चाहे आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, चाहे आप रिकग्निशन कर रहे हो, वॉइस की स्पीच प्रोसेसिंग कर रहे हो, चाहे आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, जहां पर भी आप लैंग्वेज की चीजों की बात कर रहे हैं तो वो आप बात कर रहे हैं एनएलपी की. इज इट क्लियर? इसी तरीके से मशीन लर्निंग तो हम आपको बता ही चुके हैं. इसी तरीके से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये भी हम एआई में पढ़ते हैं. कि भाई आपके पास डिफरेंट नॉलेज है, उसको आप किस तरीके से सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि पुरानी नॉलेज की मदद से नई नॉलेज ड्राइव हो सके. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ऑल मैन्स आर मॉर्टल, ऑल मैन्स आर मॉर्टल, एक नॉलेज आपको गिवन है, ऑल मैन्स आर मॉर्टल, और साथ में गिवन है डेविड इज अ मैन. तो क्या आप इससे नई नॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डेविड इज ऑल्सो मॉर्टल? कर सकते हैं ना. तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है. ये तो हमें समझ में आ गया पढ़ गई, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे मैं अगर आपको जब मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ रहा था अपने पीएचडी के कोर्स में, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. हमारे टीचर ने हमें एक एग्जाम्पल बताई थी. उन्होंने कहा था कि वो तमाम परिंदे जो काले होते हैं और काए काए करते हैं, कौवे होते हैं. वो तमाम परिंदे जो काले होते हैं और काए काए करते हैं वो कौवे होते हैं. अब हमने एक परिंदा देखा, वो काला भी है, हमें पता नहीं है कि कौवा कैसा होता है, लेकिन हमें नॉलेज ये दे दी गई है कि वो तमाम परिंदे जो काले होते हैं और काए काए करते हैं वो कौवे होते हैं. वो हमें परिंदा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं या मशीन देख रही है? मशीन कैसे देख रही है? सही है, मशीन रिकग्नाइज कर रही है.
मशीन ने देखा भाई एक परिंदा है ब्लैक कलर का है, उसने कंप्यूटर विजन के जरिए उसकी कलर प्रोसेसिंग की तो उसको पता चला भाई ये तो पिक्सल जो है पूरे ब्लैक कलर के, तो उसने ये रिकग्नाइज कर लिया कि इस परिंदे का कलर जो है वो काला है। अब उसने वॉइस रिकग्निशन के जरिए उसकी आवाज सुनी, तो वो आवाज जो है उसके सिग्नल जो है जिन पैटर्न पर मैच कर रहे थे वो काहे काहे का पैटर्न था। तो ये दो चीजें मैच हो गई, ये दोनों चीजें मैच हो गई सिस्टम में। सिस्टम प्रिडिक्ट कर देगा चूंकि ये परिंदा काहे काहे कर रहा है और काला भी है तो ये कौवा हो सकता है। इज इट क्लियर? मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, हमें तो पता है ना यार, हम तो मशीन की बात कर रहे हैं, हम तो मशीन की बात कर रहे हैं, तो हम तो मशीन की बात कर रहे हैं। तो मशीन कैसे प्रिडिक्ट करेगी? जो उसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर दी होगी आपने उसके सिस्टम में, उसके ब्याह पे प्रिडिक्शन कर सकती है। या आखिरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? जब भी बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है और आसमान पे बादल होते हैं। जब भी बारिश होती है तो पानी ज्यादा तो खैर नहीं आता, जब भी बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है और आसमान पे बादल आ जाते हैं। ऐसा ही है, जब भी बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है और आसमान में पानी आ जाता है। अब मैं सुबह उठा, मैंने देखा जमीन भी गीली है और आसमान में बादल भी है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि बारिश हुई होगी? कह सकता हूँ ना? तो ये होती है रीजनिंग, जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की मदद से होती है। नॉलेज को रिप्रेजेंट कर दें आप सिस्टम के अंदर और फिर ऑटोमेटेड रीजनिंग कर दें। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो तो इसलिए तुम पास हो जाओगे। सिस्टम में है कि भाई जो मेहनत करता है वो पास हो जाता है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट को कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो पास हो जाएगा। ये भी हमारे एआई के कोर्स में हमें पढ़ना है। ये कहलाती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन विद ऑटोमेटेड रीजनिंग। अलग अलग तरीके हैं, ये तो मैं आपको जर्नल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो वो आप पुरानी नॉलेज की मदद से नई नॉलेज ड्राइव करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? कोई सवाल है बेटा? ठीक है, कंप्यूटर विजन है, आपको बता दिया है मैंने। इमेज प्रोसेसिंग आ जाती है इसके अंदर, इसके अंदर स्पीच रिकग्निशन आ जाती है, इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क, बहुत सारी फील्ड आती है फिर एआई की। ठीक है, और रोबोटिक्स तो आपको बताइए। देखें आप यहाँ पर ना ये वाली चीज आ जाती है। अब एक सिस्टम इन्होंने बताया हुआ है कि कह रहे हैं कि कंप्लीट सिस्टम है एआई का, उसके अंदर डीप लर्निंग भी हो रही है, मशीन लर्निंग भी हो रही है। एक कह रहे हैं कि एक कलेक्शन ऑफ बुक्स है, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप चीजों को वैसे ही समझे जैसा दिख रहा है। एक कलेक्शन ऑफ बुक्स है, इन्होंने क्या किया, डीप लर्निंग के जरिए हर बुक को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। लार्ज डेटा था ना, लार्ज डेटा, तो हर बुक को न्यूरल नेटवर्क के जरिए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डीप लर्निंग के जरिए तमाम बुक्स को न्यूरल नेटवर्क यूज करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, डिजिटल डेटा को मशीन लर्निंग के सिस्टम को इनपुट दिया, और मशीन लर्निंग के सिस्टम ने डिजिटल डेटा को कैटेगराइज किया कि कौन सी बुक किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। लाइक साइंस की कितनी बुक्स हैं, कंप्यूटर साइंस की कितनी है, स्पोर्ट्स की कितनी है, एंटरटेनमेंट की कितनी है, और स्पेस की कितनी है, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। मतलब उसकी जो कैटेगरी थी उसको डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो मशीन लर्निंग ने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दी। इज इट क्लियर? और अब आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी तैयार हो गई। अब इन्होंने ये क्या बोला हुआ है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैविंग द रिवॉर्ड गिविंग द, अब इन्होंने थोड़ा सा वो रिवॉर्ड का फ्लेवर दे दिया आपको कि भाई अभी रिवॉर्ड खड़ा हुआ है, जो जो बुक मांग रहा है उसको वो बुक दे रहा है, उसको मतलब वो बुक सजेस्ट कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है तो जैसे भी कर रहा है। तो ये एक सिस्टम हो गया। तो बस ये एक डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, और हमारी डीप लर्निंग में। तो ये डायग्राम अगर आप याद रखेंगे तो यू वॉन्ट गेट कंफ्यूज। आप कह सकते हैं कि अगर आप डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो आप एआई पढ़ रहे हैं, आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो आप एआई पढ़ रहे हैं, आप डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग कर रहे हैं हमेशा। मशीन लर्निंग में और एल्गोरिथम्स भी हैं। मैंने आपको नाम बताया, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर है, के मीन्स है, लीनियर रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसीजन ट्री है हमारे पास, बहुत सारे एल्गोरिथम है। हम पढ़ते हैं यहाँ पर तकरीबन 7-8 एल्गोरिथम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग के कोर्स में।
जब हम मशीन लर्निंग का कोर्स इलेक्टिव में उठाते हैं। कोई पढ़ रहा आप में से? कह रहा हूँ कोई मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ रहा आप में से? रामेश पढ़ रहे? अच्छा, एक दो लोग पढ़ रहे हैं। कब है क्लास? अच्छा, खुद पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा इलेक्टिव में उठाया किसी ने? पूछना ये चाह रहा था असल में कि मैं ये मशीन लर्निंग के लिए कोई प्री रैक तो नहीं है इलेक्टिव में उठाने के लिए, शेड्यूल नहीं है? संडे या सैटरडे? जी, मैं पढ़ा रहा हूँ सैटरडे को 3 से 6। आता वाता नहीं है पढ़ाना, पहले बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे ही बात। ना एआई आता है ना वो पढ़ाना आता है, फिर पढ़ा देते हैं उसे। अच्छा, ये जो है ना कुछ ग्लिम्स है फ्यूचर के, क्योंकि ये काम हो सकता है, देख लें। यहाँ पर तो मैं क्या बताऊँ आपको कि जो मेरा फोकस होता है वो ये होता है कि डिटेक्शन क्राइम्स बिफोर दे हैपन। मतलब क्राइम होने से पहले प्रेडिक्शन हो जाए कि भाई ये क्राइम होने वाला है, अब इसके लिए डेटा चाहिए, किन एरिया में क्राइम हो रहा है उनका डेटा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं हालात को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कि क्राइम अगर, अच्छा क्राइम जरूरी नहीं है कि मोबाइल छीनने वाला हो, क्राइम किसी भी नेचर का हो सकता है। इंक्रीज एफिशिएंसी इन हेल्थ केयर, देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बता रहे हैं, ह्यूमनाइड एआई हेल्पर्स, लोग रोबोट खड़े हुए होंगे जो लोगों की मदद कर रहे होंगे इंसानों की तरह। इंक्रीज एफिशिएंसी इन हेल्थ केयर, मशीन लर्निंग की बड़ी क्लासिक ये एप्लीकेशन होती है कि आप एफिशिएंसी बढ़ा दें हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग का सबसे ज़्यादा यूज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऐसे सिस्टम डिप्लॉय कर दें जिनमें एरर ना हो, तो इंसान तो फिर भी गलती कर जाएगा लेकिन मशीन नहीं करेगी फिर। तो लाइफ सेविंग बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। एक बंदे में कैंसर होने वाला है, आप पहले से प्रेडिक्ट कर दें उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए, शायद इंसान से मिस हो जाए लेकिन मशीन तो एक सिस्टम पे काम कर रही है ना, उनको तो एक लर्निंग करवाई भी है आपने। बेटर मार्केटिंग टेक्निक्स आपके सामने है, व्हाट्सएप और फेसबुक की जो सीन चल रहे हैं कि कितनी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। आप किसी चीज़ का सिर्फ जिक्र करें और आपको वो ऐड शो हो जाता है। ये तो मैंने हमेशा हर क्लास में बताया, और आज से नहीं, मैं तो 5 साल से बता रहा हूँ ये बात कि ये तो 6-7 साल से ये काम हो रहा है। और इसमें तो कोई अब डिनाई कर ही नहीं सकता। शुरू में तो स्टूडेंट कर जाते थे, लेकिन अब तो आप सबके सामने है ना, या आप बोले कि मुझे हैंड फ्री चाहिए, आपको हैंड फ्री का ऐड शो हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये तो लिंक है ना आपस में चीज़ें, मैं तो वो बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं वो भी आ रहा है। तो बात सारी यही है ना कि आप जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेटर मार्केटिंग टेक्निक्स में आती हैं। यार ये तो आपस में इनका लिंक हुआ है ना, आपको थोड़ी पता है। बात ये है कि हम तो वॉइस रिकग्निशन की बात कर रहे हैं कि फेसबुक, हम जो बोल रहे हैं अपने घर में बातें कर रहे हैं, उसका ऐड आपको शो हो जाता है। रिकमेंडेशन सिस्टम तो है, बिल्कुल है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट लिखा हुआ है बेटर मार्केटिंग टेक्निक्स, देखिए ना, ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई। अब मतलब बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन अब ये किसी हद तक बच्चों वाली चीजें हो गई कि आप फूड पांडा पे ऑर्डर कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट से, और आपने लिखा कि मुझे बर्गर चाहिए, तो वो कहेगा ऊपर पॉपुलर विद योर आइटम्स, पॉपुलर विद योर चॉइस, वो कहेगा कोल्ड ड्रिंक भी लोग मंगवाते हैं इसके साथ। पहले मैं एग्जांपल देता था रिकमेंडेशन सिस्टम की। मैं कहता था यार आज सब आप लोग ना अमेजन पे जाके एआई की बुक परचेज करें। एक मैं आपको अभी बुक तो मैं अपलोड कर दूंगा एलएमएस पे। आप एक एआई की बुक ना आप सब परचेज करें, तो आप और उसके बाद ना दूसरी बुक जो परचेज करें वो मशीन लर्निंग की करें, तो वो एक सिस्टम ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद जब 25वां 30वां स्टूडेंट जाएगा तो वो उसको वही बुक सजेस्ट कर रहा होगा। सिस्टम लर्न कर रहा है खुद ब खुद, और एक्सपीरियंस। मशीन लर्निंग की तो इतनी एग्जाम्पल है कि अगर मैं देने बैठूं तो मेरे 6-7 लेक्चर खत्म हो जाए। लेकिन बात वो ये ना कि हमें तो बस एक नो हाउ ही करनी है, क्योंकि हमारा कोर्स तो एआई का, और हम एआई में ही फोकस करेंगे, वो हम मशीन लर्निंग में दे देंगे। आपके सामने ना यार, सजेशन आपके पास आते हैं सब मशीन लर्निंग है ये। सब सजेशन जो आपके पास आ रहे होते हैं मशीन लर्निंग होती है। आपके पास आप ईमेल लिख रहे होते हैं, ईमेल में आपके पास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, सब क्या है, सजेशन, सब मशीन लर्निंग है। सिस्टम लर्न कर रहा है अपने आप को, और अपने आप ईमेल्स में आपके पास
ईमेल्स आपकी स्पैम के फोल्डर में जाती हैं कुछ, तो वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि भाई ये लिंक्स जो होते हैं या इस तरह की इमेजेस जो हैं वो आप स्पैम में डाल दो। लेकिन कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती हैं फिर भी स्पैम में चली जाती है। उसका रीजन क्या है? उसके रीजन बहुत सारे हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप एक बंदे की ईमेल देखते ही नहीं है और पढ़े बगैर डिलीट कर देते हैं। सही है, तो सिस्टम वहां से लर्न कर लेता है यार कि इसको इस बंदे की ईमेल्स पसंद ही नहीं है, तो नेक्स्ट कुछ अरसे बाद वो ईमेल उसकी ऑटोमेटिकली कहाँ जा रही होती है? स्पैम फोल्डर में जा रही होती है। ये मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? कुछ ईमेल्स जो होती हैं वो तो स्पैम में ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ ईमेल्स होती हैं जो काम, फर्ज करें यूनिवर्सिटी से आपको ना ईमेल्स आती हैं जॉब की और आप उनको पढ़ते ही नहीं है, या आप फर्ज करें मुस्तकबिल, मुस्तकबिल है ना, पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, वहां से ईमेल्स आती हैं, आप उनको पढ़ते ही नहीं और पढ़े बगैर डिलीट कर देते हैं। तो एक वक्त आएगा वो सारी ईमेल बाय डिफॉल्ट स्पैम में होंगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने लर्न किया कि भाई किस ईमेल्स को ये पढ़े बगैर डिलीट कर रहा है, मैं इसको ऑटोमेटिकली स्पैम में डाल देता हूँ। सिस्टम ने बहुत अच्छा लर्निंग की। बाकी वो तो अलग बात है कि स्पेशल कैरेक्टर्स हो या कोई ईमेल में ऐसे लिंक्स हो या कोई ऐसी इमेजेस हो या कोई फ्रॉड की ईमेल्स हो, तो वो बाय डिफॉल्ट ही चली जाती हैं। लेकिन कुछ ईमेल्स ऐसी भी होती हैं जो आपके दोस्तों दोस्तों की होती होंगी, कभी कभी वो भी चली जाती होंगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप एक हद तक उनकी ईमेल्स पढ़े बगैर डिलीट करते रहे तो एक वक्त आएगा कि वो तमाम ईमेल्स जो है कहाँ चली जाएंगी? वो आराम से किस में चली जाएंगी? स्पैम में। तो सिस्टम लर्न कर रहा है। अच्छा, पर्सनलाइजेशन, डीप लर्निंग क्या है? इंक्रीज पर्सनलाइजेशन। अब क्या मतलब है इसका, पर्सनलाइजेशन का? कि आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा है, आपको सजेशन फौरन मिल रही है, आपको चीज़ें फौरन इस तरह से मिल रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये तो सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ तक मुझे बताइए कि किसी के जहन में कोई सवाल है? अब जब मैं ब्रेक के बाद क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन है एआई का, और डेफिनेशन है और एप्लीकेशन है और हिस्ट्री है और फाउंडेशन है, तमाम चीज़ें। तो यहाँ तक जिसका जो भी सवाल हो वो बिल्कुल पूछे, अभी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये भी 7-8 मिनट है, मैं स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर। लेकिन जो भी जिसका सवाल है वो यहाँ मुझसे पूछ सकता है, जो भी सवाल। जी, एनी क्वेश्चन related to course, related to me, related to anything else, I am here. बोल, लब आजाद है तेरे, फरमाइए। अच्छा जी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करना है? पढ़ो यार, कोर्स पढ़ो। ये ना इररेलेवेंट क्वेश्चन लगते हैं मुझे। मुतमईन करने के लिए बता देता हूँ, 10 नंबर के क्विज, 10 नंबर के असाइनमेंट, 15 नंबर का प्रोजेक्ट, कितने हो गए? 25 नंबर का फाइनल, और 40 नंबर, ओ तो 25 नंबर का फाइनल कह रहा हूँ, 25 नंबर का मिड टर्म, 40 का फाइनल। ये मुतमईन करने के लिए बता दिया। रन टाइम पे मैं आगे पीछे एडजस्ट कर देता हूँ। ये इररेलेवेंट सवाल है, काम की बातें होनी चाहिए क्लास में। वी आर नॉट हियर टू जस्ट पास द कोर्स। अगर आपने कोर्स पास करना है तो अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ सीख लें, कोर्स खुद ब खुद पास हो जाता है। सब जगह अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं इंशाल्लाह। कोई और सवाल? प्रोजेक्ट से रिलेटेड यही बात होगी कि अभी थोड़ा सा पढ़ लें, एक हफ्ते, अगले हफ्ते डिस्कशन करते हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया हो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस करिए, मैं अपना नंबर आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो आप मुझे बताएं वॉइस नोट पे कि भाई आप लोग क्या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ग्रुप भी खुद से सोच लें, 3-3 लोगों का ग्रुप बना लें अभी से। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में मैं वैसे ही अनाउंस कर दूंगा। ये कैसे आ सकता है यार? ये तो बड़े मुश्किल है इस कोर्स में यार। आ जाता है, ये कैसे आ सकता है? पढ़ना पड़ेगा यार बस, और क्या, पढ़ना पड़ता है बस। पूछ लो ना किसी सीनियर वीनियर से, सीनियर इन कोर्स, किसी सीनियर से पूछ लो मेरे बारे में। नहीं यार, 3 का ग्रुप बनाया क्योंकि बताओ 47 स्टूडेंट है, मैं 16 ग्रुप चेक करूंगा एक दिन में, तो बड़ा लंबा हो जाएगा अगर 2-2 का ग्रुप। एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए। पूछे किसी से मेरे बारे में, महासिब, महाजेब। अब आप लड़की हैं लड़का जो भी है, आप पूछे किसी से सीनियर के बारे में। पाइथन लैंग्वेज यूज होगी, मेरी क्लास में तो नहीं होगी, लैब में होगी। मैं कोडिंग का कोर्स थोड़ी है।
ओके बेटा, पूछे किसी सीनियर से, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा ना आपको कोर्स से रिलेटेड कि क्या होता है क्या नहीं होता। बिल्कुल आप गाइडेंस ले सकते हैं अपने सीनियर से, और सीनियर इन कोर्स थोड़ा सा आप हमारे बारे में भी पूछ सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और किस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ें और एक्सपेक्ट करता हूँ चीज़ें। कोई और सवाल है बेटा तो बताइए, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ, मैं जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ, ताकि फिर हम जब ब्रेक के बाद ज्वाइन करें तो हम चीज़ों को वहाँ से लेके चलें, ताकि चैप्टर 1 हम प्रॉपर स्टार्ट करें। ये जो मैंने अभी 1.5-2 घंटे बात की है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए था कि मिडिल ऑफ द कोर्स में आपके दिमाग में ये बात ना है कि एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है, या आप एआई पढ़ते हुए ये ना सोचें कि हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये मैं तकरीबन 3 दफ़ा से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को। इसके लिए प्रॉपर स्लाइड भी मैंने बनाई हुई है, इसीलिए कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूँ। जी, तो सवाल, और कोई सवाल नहीं है क्या? आपकी लैब किस दिन है? थर्सडे। एंड हु इज द टीचर? हु इज द टीचर? फ्राइडे थर्सडे। टीचर कौन है बेटा? ऐसा नहीं, श्योर। और दूसरा बैच जो बता रहे हैं आप, वो कौन है टीचर? दोनों के एहसन साहब हैं? चलें, चलें ठीक है भाई, ब्रेक दे देते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं क्लास। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम है 10:05। आप लोग 20 से 25 मिनट में ज्वाइन कर लें, 10:30 पे ज्वाइन कर लें, ठीक है बेटा? 10:30 पे फ़ौरन ज्वाइन करें, ताकि फिर हमारे तकरीबन 1 घंटे की क्लास है। 10:30 पे ज्वाइन करें।